मुजफ्फरपुर आए 2-3 दिन हो चुके थे। अभी मैं दफ्तर के लोगों को जानने, समझने, स्थानीय राजनीति की समीक्षा करने में ही लगा हुआ था। मेरा विभाग गुटबंदी का शिकार था। यूनियन 3 खेमों में बंटी थी और हर खेमा अपनी प्रमुखता और दूसरे की लघुता प्रमाणित करने में कोई कोरिकसर नहीं छोड़ता था। 3 गेंदों को एक साथ हवा में उछालने वाला जादूगर बिस्मक मुझे रह रह कर याद आता था। अचानक, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, का स्वर मेरे कानों में पड़ा। मैं काफी देर से फाइलों में उलझा हुआ था। इस स्वर में निहित विनम्रता तथा संगीतमय खनक ने मेरा ध्यान बरबस अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। मैंने गर्दन ऊपर उठाई और चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान लाकर कहा, हाँ, आइए। नमस्कार, सर, आप कैसे हैं? आगंतुक सबीर अहमद ने बुलबुल की तरह चहकते हुए कहा। मैंने हाथ के संकेत से उसे बैठने का इशारा कर दिया था। वो शायद संकेतों की भाषा में माहिर था। मुस्कुराते हुए मेरे सामने रखी कुर्सियों में से एक पर बैठ गया। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं, श्रीमान अहमद? मैंने पूछा। सर, पहली बात तो यह कि आप मुझे श्रीमान अहमद न कहें। यह बेहद औपचारिक लगता है। मेरी इल्तिजा है, मेरा अनुरोध है कि आप मुझे सबीर ही कहें। आपसे हर मामले में छोटा हूँ, उम्र में, नौकरी में, पद में, प्रतिष्ठा में, बस आगे कुछ मत कहिए, सबीर साहब। तारीफ जब सीमा लांघने लगती है तो उसमें चापलूसी की बू आ जाती है, जो कहने और सुनने वाले, यानी दोनों के लिए नुकसानदेह होती है। मैंने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा तो सबीर ने बड़ी अदा से सिर झुकाकर आंखें बंद कर हथेलियों को माथे से सटाया। मैंने कहा, और दूसरी बात क्या है? सर, दूसरी बात यह है कि आप बड़े चिंतित लग रहे हैं, पर ऊपर से सामान्य दिख रहे हैं। कृपया इसे चापलूसी न समझें। अगर आप मुझे अपने छोटे भाई की जगह दें तो मुझे बहुत खुशी होगी। पता नहीं क्यों, सबीर के स्वर में मुझे सच्चाई की झलक महसूस हुई और मैंने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाकर कहा, 2 कॉफी। चपरासी के जाने के बाद मैंने गहरी सांस ली। अंदर की सारी परेशानी मानो थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गई। मैं गुड़िया और डॉली के दाखिले को लेकर बहुत परेशान हूँ। महिला कॉलेज में कई बार जा चुका हूँ, पर रिसेप्शनिस्ट हर बार एक ही जवाब देती है कि सीट नहीं है। बेचारी लड़कियां नाउम्मीद सी हो गई हैं। मैंने कहा, सर, आप बेफिक्र रहें, समझ लें कि यह काम हो गया। मैं वाइस चांसलर को जानता हूँ, उनसे कहकर यह काम करा लूंगा। बस इस नाचीज को 24 घंटे की मोहलत दे दें और दोनों बेटियों के कागजात भी मुझे दे दें, उसने इत्मीनान से कहा। शुक्रिया, दोस्त। अगर यह काम हो गया तो मैं चैन की सांस ले सकूंगा, मैंने कहा। तभी कॉफी आ गई और सबीर मुझे कॉफी पर कई शेर सुनाता चला गया। उसकी आवाज तो दिलकश थी ही, शेरों का चयन भी उम्दा था। मैंने उसकी खूब तारीफ की। थोड़ी देर बाद मुस्कुराता हुआ वो कागजात लेकर चला गया। अगले दिन वो दोपहर के भोजन के समय मेरे घर पर आ गया। मुझे देखते ही बोला, सर, दाखिला हो गया। यह रही रसीद और ये रहे बाकी पैसे। जॉली और गुड़िया, जो बेमन से खाना सजा रही थीं, यह बात सुनते ही उछल पड़ी। यह तुम्हारे सबीर चाचा हैं। इन्होंने ही इस काम को करवाया। मैंने बेटियों से कहा तो दोनों ने उन्हें धन्यवाद दिया। पत्नी ने अपनी खुशी का इजहार, सबीर भाई साहब, खाना खाकर ही जाइएगा, कहकर किया। सबीर ने पहले तो इनकार किया, पर माँ, बेटियां उस पर इतनी मेहरबान थी कि बिना खिलाए जाने ही नहीं दिया। 2 दिनों बाद रविवार था। मैं बरामदे में बैठा अखबार पढ़ रहा था। अचानक सबीर को जीप से उतरते देखा। यह तो मोटरसाइकिल सवार है, जीप से कैसे? मैं अभी सोच ही रहा था कि ड्राइवर ने पीछे से 2 सिलेंडर उतारे और सबीर के निर्देश पर भीतर ले आया। उसी समय मेरी पत्नी भी बाहर आ गई। गैस सिलेंडर देखकर वो बहुत प्रसन्न हुई। शायद मैंने उसे बहुत कम मौकों पर इतना पुलकित देखा था। वो खिलखिलाती हुई बोली, वाह भाई साहब, वाह, स्टोव से पीछा छुड़ाने का लाख लाख शुक्रिया। सबीर नए दूल्हे की तरह शर्माता हुआ बोला, इसमें शुक्रिया काहे का, मालूम होता तो यह काम पहले ही हो जाता। पर तुम्हें गैस के लिए किसने और कब कहा? मैंने परेशान होते हुए पूछा। मैंने कहा था जब उस दिन आप स्नानघर में घुसे हुए थे। इन्होंने पूछा, और कोई सेवा?
और मैंने अपना दुखड़ा सुना दिया। जवाब पत्नी ने दिया, पर यह सब करने कराने की क्या जरूरत थी? 2-4 माह स्टोव पर ही मैंने पत्नी पर नाराजगी उतारते हुए कहा, तुम यूनियन वालों को नहीं जानती, वे लोग हंगामा खड़ा कर देंगे कि क्षेत्रीय प्रबंधक स्टाफ को अपना घरेलू नौकर समझते हैं। बनी बनाई इज्जत धूल में मिल जाएगी। सर, मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि मुझे अपना छोटा भाई समझें। क्या भाभी जी का छोटा मोटा काम आपके भाई नहीं करते? क्या घर वाले एक दूसरे पर एहसान करते हैं? उसने दुखी स्वर में कहा, माफ करना भाई, मेरा इरादा तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं था, पर कहते कहते मैं रुक गया। मुझे शब्द ही नहीं मिल रहे थे। परवर कुछ नहीं, सर, डीएम का पीए मेरा भाई है, उसी से कहकर महीनों का काम कुछ दिनों में करवा लिया, वरना गैस एजेंसी वाले तो ऐसा चक्कर डालते हैं कि कभी कभी 2 साल भी लग जाते हैं। मैं आखिर किस मर्ज की दवा हूँ? मेरा परिवार सबीर पर फिदा था। पत्नी तो उसे घर का सदस्य ही समझती थी। चंद दिनों में उसने राशन कार्ड भी बनवा दिया। घर की हर जरूरत, हर समस्या वो भाभी जी यानी मेरी श्रीमती की इच्छानुसार पूरी करवाता। सबीर की निकटता ने मुझे यूनियन के झगड़ों से भी मुक्त कर दिया था। वो सभी गुटों का काम करवाता, सबके बच्चों के दाखिले और शादी ब्याह वगैरह में मदद करता। वो सबकी आंखों का तारा, हर दिल अजीज सबीर भाई था। वो ऑफिस के काम में भी बहुत चुस्त था। जो सूचना चाहिए सबीर अहमद मिनटों में दे देता। ऑफिस के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तो वो जान ही था। अक्सर मैं सोचता, प्रकृति ने इस आदमी में एक साथ इतने गुणों को भर दिया है कि सामने वाला न चाहते हुए भी खुद को इस पर निर्भर मानता है। वो मोतिहारी में क्षेत्राधिकारी था। मुजफ्फरपुर से मोतिहारी की दूरी 80-85 किलोमीटर है, पर उसके लिए यह सामान्य सी बात थी। मैं अभी मोतिहारी गया भी नहीं था। सारे क्षेत्राधिकारी महीने में 1-2 बार मुख्यालय आते और आवश्यक जानकारी दे जाते। एक दिन सबीर ने प्रार्थना पत्र देते हुए कहा, सर, मैंने मोतिहारी में किराए का मकान ले लिया है, गांव से पत्नी और बच्चों को ले आया हूँ। सरकारी नियमों के अनुसार मकान में दफ्तर रखने पर किराया मिल जाता है। आप निरीक्षण कर लेते और ओसीआर यानी ऑफिस कम रेजिडेंस प्रमाण पत्र दे देते तो मुझे प्रतिमाह 1500 रुपये मिल जाते। ठीक है, पता मेरे ड्राइवर को बता दो। मैं अगले सप्ताह मोतिहारी कार्यालय का निरीक्षण करने आऊंगा तो यह कार्य भी कर दूंगा। शुक्रिया, सर, कहता हुआ वो उठ खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद उसकी मोटरसाइकिल के स्टार्ट होने की आवाज आई, जो धीरे धीरे दूर होती चली गई। मैंने पान की पीक थूकने के लिए खिड़की का पर्दा उठाया। आसमान पर हल्के हल्के बादल तैर रहे थे, धूप की चमक फीकी हो रही थी, जो कि वर्षा आने का संकेत था। मौसम तेजी से बदल रहा था, जो कि स्वास्थ्य के लिए बुरा था। मोतिहारी में सबीर का मकान ढूंढना नहीं पड़ा। चांदमारी मोहल्ले के मोड़ पर ही सबीर मुझे पान की एक दुकान पर मिल गया। फिर अपने मकान पर ले गया। बाहर नेमप्लेट पर लिखा था, सबीर अहमद, फील्ड ऑफिसर, इफको। वो मुझे बैठक में ले गया। कमरे को दफ्तर कहना ज्यादा श्रेष्ठ था। एक बड़ी सी मेज व 6 कुर्सियां लगी थीं। मेज पर मेरे विभाग का कैलेंडर रखा था, डायरी थी, फाइलें थीं और कागज आदि थे। दीवार पर विभागीय मोनोग्राम लटका हुआ था। एक कोने में सोफा सेट था, हम उस पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद 8-9 वर्ष की प्यारी सी गुड़िया कॉफी लेकर आई। उसने सलीके से नमस्ते अंकल कहा और ट्रे मेज पर रखकर बाहर चली गई। सबीर ने हंसकर कहा, बड़ी शर्मीली बिटिया है। मैंने कहा, नहीं, बड़ी प्यारी बिटिया है। इस पर हम दोनों हंस पड़े। सबीर फाइलें लाता रहा, मुझे दिखाता रहा और अपने बारे में भी बताता रहा। उसने कहा कि एक कमरे में उसकी गर्भवती बहन रह रही है, जो प्रसव के लिए आई है, दूसरे में उसका परिवार है, बैठक को ऑफिस बना लिया है, एक स्टोर, रसोई और भोजन कक्ष है। कुछ देर बाद वो भीतर गया और जल्दी ही लौटकर बोला, सर, खाना तैयार है, अम्मी बुला रही हैं। निरीक्षण के दौरान उसके घर खाना खाना मेरे अनुसार गलत कार्य था। मैंने मना कर दिया, मगर उसके पहने तर्कों के आगे मेरे सिद्धांत फीके लग रहे थे। वो माँ की ममता का वास्ता दे रहा था, अम्मी बहुत दुखी हो जाएंगी। वे कह रही हैं कि हम मुसलमान हैं, इसलिए हमारे घर का खाना। अंत में मुझे भोजन के लिए उठना ही पड़ा।
पता नहीं मन की किस भावना ने मुझे खाने से ज्यादा उसकी भावना के प्रति नतमस्तक कर दिया। रसोई सामने थी। एक बूढ़ी विधवा औरत वहां मौजूद थी। मैंने प्रणाम माताजी कहा तो उन्होंने जीते रहो भैया कहकर ममता का सागर उड़ेल दिया। खाना शाकाहारी व बेहद स्वादिष्ट था। दोस्त रिया दूसरे कमरे में दिखीं, मगर मैंने सोचा पर्दे की वजह से शायद वे सामने नहीं आईं। चलते समय वो बच्ची फिर आई और नमस्ते अंकल जी, फिर कभी आएगा कहकर अपने नन्हे हाथों से बाय बाय कर गई। मैं संतुष्ट था। उसका मकान वास्तव में 1500 रुपए के लायक था। उसमें दफ्तर मौजूद था ही, परिवार भी रहता था। मैंने तुरंत ही OCR रिपोर्ट पटना भेज दी। कुछ दिनों बाद उसकी स्वीकृति भी आ गई और सबीर को हर माह 1500 रुपए मिलने लगे। लगभग 4-5 महीने बाद मेरे बड़े भाई की लड़की की शादी मोतिहारी में होनी तय हुई। लड़का तो दिल्ली में नौकरी करता था, पर उसके माता पिता मोतिहारी में ही रहते थे। भैया को केवल उनका नाम और चांदमारी मोहल्ला ही पता था। अचानक बादलों में जैसे बिजली कौंध गई। सबीर का ख्याल आते ही मैं स्फूर्ति से भर उठा। ड्राइवर ने मोतिहारी में सबीर के मकान के आगे गाड़ी रोकी। मैं अभी गाड़ी से उतर भी नहीं पाया था कि सबीर की नन्ही सी प्यारी सी बिटिया ने नमस्ते अंकल कहा। मैंने बिस्कुट का पैकेट बच्ची को पकड़ाते हुए कहा, बेटा पापा घर पर हैं? जी हाँ। थोड़ी देर में एक सज्जन अंदर से आए। लंबा कद और आंखों पर चश्मा। मैंने पूछा, सबीर घर पर हैं क्या? वे हैरानी से बोले, कौन सबीर? मैंने प्रत्युत्तर में पूरी दास्तान सुनाते हुए कहा, आप सबीर को नहीं जानते? अच्छा, सबीर साहब, देखिए, उस दिन एक रोज के लिए यह घर उन्होंने 1000 रुपए किराए पर लिया था। मेरी नेम प्लेट उतारी गई और उनकी पहचान टांगी गई और नौकरानी ने मां बनकर खाना खिलाया। मेरी बेटी ने उनकी बेटी की भूमिका निभाई। बस खेल खत्म, पैसा हजम। मैंने वितृष्णा से कहा, शर्म आनी चाहिए। वे छूटते ही बोले, किसे? मुझे या सबीर साहब को? अरे साहब, यह सब इस बिहार में दाल में नमक के बराबर भी नहीं, समुद्र में एक चम्मच चीनी मिलाने जैस है। यहाँ आए दिन घोटाले हो रहे हैं, मंत्री अरबों लूट रहे हैं, तो सरकारी कर्मचारी हरिश्चंद्र क्यों बने रहें? मैं वापस चल पड़ा। नुक्कड़ पर पान वाले से आकर पता पूछा। आज उससे अंतिम फैसला करना है। मैं गुस्से से उबल रहा था। मेरा विश्वास, मेरी ईमानदारी को सबीर ने दांव पर लगा दिया था। पान वाले ने उसका नाम सुनते ही कहा, हाँ साहब, जानते हैं हम। उन्हें हम ही क्या, इस शहर का हर पान वाला एक उम्दा इंसान समझता है। बड़े रईस आदमी हैं। मोतिहारी के चांदमारी में भी एक मकान है, चकिया में स्वयं रहते हैं। पिपरा कोडी में उनका विशाल फार्म हाउस है, वहाँ मेरा भाई दरबान है, हुजूर। स्वयं चकिया में, फार्म हाउस पिपरा कोठी में और पता चांदमारी का। वाह रे सबीर, क्या गुल खिलाया है तुमने, मैंने मन ही मन भनाते हुए कहा। मूड खराब हो चुका था, सो लौट जाने का निर्णय किया। अचानक मैंने ड्राइवर से पिपरा कोठी फार्म हाउस चलने को कहा। ज्यादा परेशानी नहीं हुई। मुख्य सड़क से 14-15 किलोमीटर अंदर झखराग्राम में उसका फार्म हाउस मिल गया। दरबान को उसके भाई का हवाला दिया तो उसने विशाल फाटक खोल दिया। अंदर किले सा दृश्य था, चमचमाती सड़क और सुंदर सा गेस्ट हाउस। गेस्ट हाउस के पीछे एक विशाल गोदाम और वहां खड़े दर्जनों ट्रक। मैंने वहां खड़े एक व्यक्ति से कहा, मैं CBI इंस्पेक्टर राणा हूँ। फार्म हाउस में इफ्को खाद में नदी की बारीक रेत मिला कर 1 टन खाद को 3 टन बनाया जा रहा था और करोड़ों रुपए गैरमामूली तौर पर कमाए जा रहे थे। पूछताछ से ज्ञात हुआ कि इस काले व्यापार में मंत्री महोदय भी बराबर के हिस्सेदार हैं। मैं सबीर के चरित्र के इस विरोधाभास पर हतप्रभ था।